देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे सामने स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सर हीट ट्रांसफर कहाँ तक की है? सर हीट ट्रांसफर कहाँ तक की है? कहाँ तक किया मतलब? तो मतलब एग्जाम में आ रहा है ना सर, एमपीटी में। आएगा हीट ट्रांसफर, और क्या हीट ट्रांसफर जो होता है वो जैसे ही अगला टॉपिक स्टार्ट होगा मैं खुद ही बता दूंगा कि हीट ट्रांसफर खत्म होगी। अभी तो वही चल रहा है ओके ना, सर। रेडिएशन। ठीक है, यस सर। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये क्या है? एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए किसके किसके बीच में, यही समझना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हमने ये चीज समझी थी कि जो रेडिएशन है किसी भी बॉडी से आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए अच्छा समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉडी दिखा दी है, इसका टेम्परेचर कुछ टी मान लिया है, तो इस टी टेम्परेचर की बॉडी से रेडिएशन आ रहा है। हमने ये बात की थी ऑलरेडी, है ना, इससे रेडिएशन आ रहा है। और रेडिएशन के लिए मैंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उस स्पेक्ट्रम में ये जो रेडिएशन आ रहा है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और उस स्पेक्ट्रम में ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। याद आया? यस सर। है ना, इंफ्रारेड रीजन में लाई करने वाला। तो बेसिकली ये जो रेडिएशन आ रहा है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स आती हैं। एक फिक्स्ड वेवलेंथ की वेव नहीं आ रही है, बल्कि बहुत सारी वेवलेंथ की वेव्स आ रही है। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एमिशन हो रहा है उसका ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है विद द वेवलेंथ। तो यहां पर जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ई लैम्डा एंड लैम्डा के बीच में। ई लैम्डा क्या है? बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी है अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर हमें मिल रही है। इसका ट्रू नाम जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पढ़िए। ये ग्राफ हम प्लॉट करना है बेसिकली रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया जो बॉडी से आई है, पर यूनिट एरिया, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। समझ गए क्या आप? ई लैम्डा क्या है? अरे यार एक मिनट भाई, एक मिनट। ई लैम्डा क्या है बेटा? रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया जो आ रही थी उसको तो हम एमसीयू पावर बोलते ही थे। उसमें भी यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो आ रही होगी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। एमसीयू पावर था ई, तो डीई बाई डी लैम्डा इज डिफाइंड एज गिवन क्वांटिटी। तो ई लैम्डा बेसिकली क्या है वो यहां पर मैंने मैथमेटिकली आपको दिखा दिया। इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। मैथमेटिकली ये जो रिलेशन है, मैथमेटिकली ये प्लैंक ने दिया था। बट एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया था किसने? ल्यूमर एंड प्रेंगशिम ने। ठीक है, ओके। तो अभी ग्राफ पे आते हैं। पहले तो ग्राफ किस तरह का होगा, तो उन्होंने बोला कि लेट अगर यहाँ पर देखें तो बॉडी का टेम्परेचर सपोज कभी टी है, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है,
ये ग्राफ ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि बेसिकली अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन में ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक फिक्स्ड वेवलेंथ की ही रेडिएशन आ रही है, नहीं, बहुत बड़ी रेंज है उसमें, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स वहां पर अवेलेबल है उस रेडिएशन के अंदर, और उसमें भी अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन है। मतलब आप यहाँ पे इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर मैंने कुछ वेवलेंथ ली होती λ1, तो λ1 के करस्पॉन्डिंगली जो हमें एमिशन मिल रहा है वो कम है, λ2 के करस्पॉन्डिंग जो हमें एमिशन मिल रहा है वो ज्यादा है। बोलो है क्या ऐसा? एंड यहाँ पर जो मैंने वेवलेंथ दिखाई होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो एमिशन हो रहा होगा वो मैक्सिमम है। बोलो बेटा, क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? यस ठीक है ना? तो Yes, sir. अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिलेगा। अल्टीमेटली आपको यही पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक है? ओके, तो ये एक ग्राफ मैंने आपको दिखाया। यहां पर ये जो वेवलेंथ है, इसको लैम्डा एम बोल रहे हैं, एंड यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, मतलब टी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमें मिल रही है मैक्सिमम एमिशन के करस्पॉन्डिंग, वो लैम्डा वन है ना? और यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है? ओके, बताइए भाई। Yes, sir. ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है। अब इस ग्राफ में हम और क्या कर सकते हैं कि लेट अगर मैं इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूं, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें, तो हमें क्या मिलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ अगर कैलकुलेट करें इस गिवन ग्राफ में, तो क्या मिलेगा भाई बताओ? बताओ भाई, अगर यहाँ y है यहाँ x है, तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देगा? y dx का इंटीग्रेशन, यही देगा ना? बोलो, Yes. रिप्लाई तो करो भाई। Yes, sir. यही देगा ना? यस अभी यहाँ पर y की जगह पे क्या है? ई लैम्डा। यहां पर क्या है? लैम्डा। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देगा? तो y की जगह ई लैम्डा रखोगे एंड x की जगह लैम्डा रखोगे। ऐसा नहीं करोगे क्या? करोगे ना ऐसा? यस सर तो जब आप इस रिलेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो बेसिकली ऊपर से देखो, यहां पर लिखा था de बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू दिस। मतलब यही बनेगा डी की वैल्यू, डी की वैल्यू यही बनेगी। तो बेसिकली आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको एलएचएस में क्या मिल रहा है? तो एलएचएस में आपको मिल रहा है टोटल एमिसिव पावर। डीई क्या है? स्मॉल एमिसिव पावर थी जो लैम्डा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपने ली हुई है। ठीक है ना? तो बेसिकली टोटल एमिसिव पावर यहां से मिल जाएगी हमें। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा? ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन। और पूरे के पूरे ग्राफ के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ से लेकर के बहुत लार्ज वेवलेंथ तक है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है ना? इंटेंसिटी कम हो गई बेसिकली, जैसे जैसे वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं, देखो इंटेंसिटी कम हो रही है, और उस तरफ भी सेम चीज है। ठीक है? तो 0 से इनफाइनाइट तक के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें ये क्वांटिटी मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ बॉडी। अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एमिशन हो रहा था वो आपको पता था, तो टोटल जो एमिशन हुआ वो हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ से। ठीक है ना? टोटल एमिसिव पावर मतलब। इसमें कोई कंफ्यूजन है अगर तो बताओ। यहां से ये रिलेशन जो है ये आपको याद रखना है। याद रहेगा? बताइए भाई। यस Yes, sir. यस ओके, नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारे सामने वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या है? देखिए, बेसिकली सभी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इक्वल एमिशन नहीं होता, ये बात तो क्लियर हो गई थी, इस कर्व को देख करके ही क्लियर हो रहा है। तो ये जो वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन हो रहा है वो यहाँ पर आपको दिख, क्लियर? Yes, sir. वेन्स ने ये रिलेशन दिया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, वेन ने ये रिलेशन दिया कि बेसिकली ये जो वेवलेंथ होगी जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन होता है, ये बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या? लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड इसी को बोला गया है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे अगर, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी विच इज अ कांस्टेंट, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे बी जो है, दिस इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ओके। तो बेसिकली इसका नाम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों है वो भी यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये एक बॉडी है, यहां पर मैंने एक बॉडी ली है जिसका टेम्परेचर इनिशियली मैंने लिया हुआ है T1। इसके लिए मैंने स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया। तो जब मैंने इसके लिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया तो मुझे लेट से कुछ ऐसा ग्राफ मिला। देख रहे हैं? Yes, भाई, sir. ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि अल्टीमेटली वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन हो रहा है, अरे यार ड्रॉ ही नहीं हो रहा है ये, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन हो रहा है वो ये वाली है ना? इसको लैम्डा m1 बोल दिया मैंने, करेक्ट बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. यहाँ पर e लैम्डा 1 है। अब मैंने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर को T1 से बढ़ा करके T2 कर दिया। जब बॉडी के टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, बढ़ाया है मैंने, तो इस ग्राफ में चेंज आएगा। अब जो ग्राफ है, नया ग्राफ, वो कुछ ऐसे जाने वाला है। क्लियर है? तो जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम एमिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी, मैक्सिमम एमिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो पहले से कम हो गई है। बोलो, ऐसा हुआ है क्या? Yes. Yes, sir. करेक्ट। दैट मीन कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ कम होगी। और किस तरह का रिलेशन इन दोनों के बीच में था, तो वो विन ने यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि बेसिकली दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। टेम्परेचर डबल करेंगे तो वेवलेंथ, मैक्सिमम एमिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो हाफ हो जाएगी। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलने वाला है। बताइए कोई कंफ्यूजन है अगर इसमें? तो आप और वेव टेम्परेचर बढ़ाएंगे और शार्प हो जाएगा ये ग्राफ। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये और शार्प हो जाएगा। बात सुन रहे हैं मेरी ध्यान से? मैंने क्या बोला है? अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये और शार्प होता जाएगा, मतलब ये इस तरफ तो शिफ्ट हो गई, और जब शिफ्ट होगा, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से ये शार्प भी होता जा रहा है। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब अगर बहुत ही हॉट कोई बॉडी हो तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। बोलो, ठीक है ना? दैट Yes, मीन sir. सारी वेवलेंथ्स वहां पर, बहुत लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है जो प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, तो भाई ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
इसमें कोई डाउट है अगर किसी को पूछ लीजिए, नोट करना है अब आपको। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद समझते हैं क्या है। देखिए, द सोलर रेडिएंट एनर्जी, सोलर रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि भाई सन से हमें जो एनर्जी मिल रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसमें लाइट भी है, हीट भी है, सारी है, ठीक है। द सोलर रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट time, the solar radiant energy received per unit area per unit time by an ideal black body held at right angle to sun's radiation and placed at mean distance of the earth is called solar constant। ओके, समझते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये है सन, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में भाई मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है ना। ठीक है, एंड ये है अर्थ। अब अर्थ का साइज सन के कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल है, ये लो, करेक्ट। तो अब सन से रेडिएशंस निकल रही है, हर तरफ जा रही है। बोलो भाई, है ना, हर तरफ जा रही है रेडिएशन ऐसे निकल कर। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी लूंगा, ब्लैक बॉडी का मतलब कि भाई एक सरफेस अज्यूम करिए आप, बहुत ही स्मॉल सरफेस आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। लेट यहाँ पर ये देखो, देखिए आपको मैंने एक सरफेस दिखाई है, तो ये एक सरफेस मैंने ली हुई है, एक बॉडी ली हुई है। इस बॉडी का एरिया बहुत स्मॉल कंसिडर करना है आपको। अब ऑल दो अभी ये जो ज्योमेट्री बनी इसके कंपेयर में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा साइज है। आप देखो अर्थ के करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो बड़ा बड़ा साइज रख रहा है, बट अभी हम पूरी ज्योमेट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, स्मॉल एरिया है। तो इस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा आके सन, अर्थ सन का, वो मुझे देखना है कि यूनिट एरिया में कितना एनर्जी आ रही है। क्या देखना है मुझे? यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, ठीक है। उसको बोलते हैं हम सोलर कांस्टेंट। सुन रहे भाई मेरी बात? यस सर। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1340 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एक जनरल वैल्यू है जो दी जाती है सोलर कांस्टेंट की, कि इतनी होती है वैल्यू सोलर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 1340 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही तो बना ना, वाट पर मीटर, वाट को मैंने जूल पर सेकेंड के टर्म में लिख दिया, तो ऐसे ही बना। इसका मतलब हुआ कि 1340 जूल एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया में इंसिडेंट हो रही होगी आकर। बताइए, यस क्लियर है ना ये बात? यस तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आपको नोन है, इतनी होती है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू को यूज करते हुए हम सन का टेम्परेचर फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
हमने माना हुआ है कि सन का टेम्परेचर कितना है, टी, कितना, टी टेम्परेचर है। ऑल्दो आपको पता है कि हर एक पॉइंट पे सन के लिए भी आप देखोगे तो कोर का टेम्परेचर कुछ डिफरेंट है, बाहर का टेम्परेचर कुछ डिफरेंट है, बट अभी हम यहाँ पे एक जनरल वैल्यू लेके चल रहे हैं, लेट टी टेम्परेचर। ठीक है, सुन रहे हैं भाई? तो Yes, sir. कितना टेम्परेचर होगा, वो टी की वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई अगर आप सन का टेम्परेचर टी एज्यूम कर रहे हैं तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी, बताओ भाई। जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही वही तो सोलर कांस्टेंट है, यही तो है सोलर कांस्टेंट, यही है ना, एनर्जी Yes, फॉलिंग sir. पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक कि भाई टोटल एनर्जी कितनी निकली है सन से पर सेकेंड, और वो एनर्जी किस एरिया पे जाके इंसिडेंट हुई। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अगर आप देखें तो जो सन का जो एरिया था टोटल, सुन रहे भाई, Yes, sir. सन की रेडियस अज्यूम कर लिए मैंने कुछ आर, सन की रेडियस कितनी, आर, एंड इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एमएसयू पावर आपको पता है क्या होती है, एमएसयू पावर क्या होती है, एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही होती है ना, बताओ भाई। तो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इतनी एनर्जी पर सेकेंड यूनिट एरिया ऑफ द सन से एमिट हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बोलो ठीक है ये बात। सन को एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट किया Yes, जाता है, sir. ये भी बात आपको याद रखनी है। सन जो है, सन इज कंसिडर्ड एज, ये पॉइंट याद रखिएगा, सन इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी। रीजन, सन को ब्लैक बॉडी की तरह क्यों कंसिडर करते हैं, रीजन समझिए 100% क्या है। लाइट अब्जॉर्ब कर लेते. क्योंकि वो सारी रेडिएशंस, सन से हमें सभी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन मिलता है, तो जो सारी वेवलेंथ को एमिट कर सकता है वो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। समझ गए क्या? इसलिए Yes, सन sir. को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी बोला जाता है। तो ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था सिग्मा टी की पावर 4 इतनी एमिसिव पावर होती है, मतलब इतनी एनर्जी यूनिट एरिया से पर सेकंड एमिट होती है ना, किसी भी ब्लैक बॉडी से। तो Yes, sir. इतनी एनर्जी पर सेकंड एमिट हो रही थी। टोटल एरिया सन का कितना है, तो टोटल एरिया सन का मैंने पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कंसिडर कर लिया, देखो सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर कंसिडर कर लिया है टोटल एरिया सन का। दिख रहा है आपको, सन का टोटल एरिया कितना, 4 पाई आर Sir, स्क्वायर। तो 4 4 पाई pi आर r. स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या मिल रहा है हमें, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द कंप्लीट सरफेस ऑफ द सन पर सेकेंड, है ना, बताइए ठीक है ये बात। अब इसमें क्या किया, अब इसमें हमने ये तो है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड जो निकली है, वो एनर्जी आकर के कहां पर डिवाइड हुई है, वो एनर्जी कहां पर मतलब स्प्रेड हुई है। तो आप बोलोगे कि लेट अगर आपने यहाँ पर डी डिस्टेंस कंसिडर कर रखी है, मीन डिस्टेंस जो है वो डी अगर आपने ले रखी है, ये देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम में ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली हुई है, डी। तो बेसिकली इतनी एनर्जी जो निकली है ये टोटल इस एरिया में जाकर के इंसिडेंट हुई होगी जाकर। आप इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि एक डी रेडियस का स्फीयर है, तो उस स्फीयर की इनर वॉल पे इतनी एनर्जी इंसिडेंट होती है जाकर के, तो टोटल 4 पाई डी स्क्वायर एरिया पे जाकर के इंसिडेंट होती क्या ये एनर्जी, बताइए ठीक है भाई। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। डी क्या है यहाँ पर, डी डिस्टेंस, Mean position से distance.
तो मैं बोल रहा हूं कि भाई जो भी एनर्जी यहां से निकली वो इस स्फीयर के ऊपर जाकर के इंसिडेंट हुई है ना, इसकी इनर वॉल पे जाकर इंसिडेंट होती। Yes, sir. तो ये इनर वॉल, दैट मीन इसकी इनर जो सरफेस एरिया है वो टोटल कितना हो जाता, 4πd²। ठीक है ये बात। तो 4πd² के एरिया में स्प्रेड हो रही है पूरी एनर्जी जो यहां से निकली है सन से, ये 4πd² के एरिया में जाकर के स्प्रेड हो जाएगी जाकर के, मतलब यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप बोलोगे कि 4πd² से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो यूनिट एरिया में इंसिडेंट होने वाली एनर्जी है। बोलो ठीक है ये बात, बन जाएगा। यहां से मैं इसको फर्दर और कैलकुलेट कर देता हूं, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया है, सिग्मा r² बाय d² इंटू T⁴ इज द सोलर कांस्टेंट। यहां से T की वैल्यू इक्वल आ रही है s d² बाय सिग्मा r², ठीक है, एंड इसकी पावर 1/4। अब आपको अगर सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, डी की वैल्यू पता हो, मीन रेडियस, ठीक है, मीन डिस्टेंस, सिग्मा की वैल्यू पता है आपको, है ना, स्टीफन कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सन पता हो, अगर सारी वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपको यहाँ से टेम्परेचर मिल जाने वाला है। बताइए ठीक है क्या? यस तो सर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 5700 केल्विन के आसपास निकल करके आती है, जब इसमें सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। तो एस की मैंने वही वैल्यू ली हुई है जो ऊपर दी है, ठीक है ना। तो कुछ इतना टेम्परेचर एज्यूम किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ऐसे ही जनरल सा। लेट भाई कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, एज्यूम कर लो एक कोई बॉडी है, आपने इस पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट कराई, आपने कुछ रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कराया, सुनिएगा ध्यान से, कितनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट कराई, लेट क्यू एनर्जी टोटल। उस क्यू एनर्जी में से कुछ पार्ट तो सेम मीडियम में लौट गया, मतलब सेम साइड रिटर्न हो गया। क्या बोलोगे आप इसको? रिफ्लेक्टेड एनर्जी। बोलो इसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड एनर्जी, है ना, ठीक है। Yes. कुछ पार्ट ऐसा होगा जो रेडिएशन है। अब रेडिएशन का मतलब आपको पता है कि मैंने ग्लास का एग्जांपल एक दिन लिया था कि भाई ग्लास है, उसमें आप लाइट को इंसिडेंट कराओ, सर आप उसमें रेडिएशन को इंसिडेंट कराओ, तो कुछ पार्ट ऐसा है जो दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, यस सर। ऐसे जा रहा है ये लोग, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसमिटेड एनर्जी। ये ट्रांसमिटेड एनर्जी है ना, ये फर्दर अदर मीडियम में एंटर कर जाएगा। एंड कुछ पार्ट ऐसा होगा ना जो यहीं पर एब्जॉर्ब हो गया, बताओ। Yes, sir. तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल एनर्जी जो क्यू थी, वही एनर्जी जो है उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट उसमें से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी इसमें, सही है, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है ये, है ना। बताओ भाई, ठीक है ना। क्यू Yes. से डिवाइड यस कर सर। देते हो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा QR/Q, QT/Q एंड QA/Q बन जाएगा। यहां पर ये क्या है, देखो इसको तो जानते होगे, ये क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। तो ये है एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी इंसिडेंट। क्या होता था भाई? एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर, पावर। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर। एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटिव पावर। एंड एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, इसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टिव पावर। तो तीनों का सम होता है 1। क्लियर? बताइए। यस सर। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव, एब्जॉर्प्टिव एंड ट्रांसमिटिव
पावर के बीच में ऐसा रिलेशन रहता है। ठीक है, तो आपको कोई दो दी गई है तो तीसरी आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी लॉजिक से। ठीक है, यहाँ पर बोलिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नोट कर लीजिए इसको। Black body is at temperature 2880 Kelvin. The energy of radiation emitted by this body with wavelength between 499 to 500 is U1. तो भाई 499 से 500 नैनोमीटर की रेंज में, देखो बहुत स्मॉल रेंज ली गई है, दैट मीन ये कहीं ना कहीं कोशिश की गई है डी लैम्डा को रिप्रेजेंट करने की, है ना, रेंज है बेसिकली ना। तो इस रेंज के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो U1 है। 999 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक जो रेडिएशन हुआ है, अगेन सेम विथ की, देखो सेम रेंज है, मतलब अगर आप देखोगे तो 2 नैनोमीटर की रेंज थी यहाँ पे भी, 2 नैनोमीटर की ही रेंज है यहाँ पर भी, है ना। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कितनी है, U2 है। आपसे बोला जा रहा है कि भाई अगर इसी तरह से थर्ड देखें, थर्ड रेंज दी गई है 1499 से 1500 नैनोमीटर की। अगेन इसके करस्पॉन्डिंग जो एमिशन हो रहा है वो है U3। आपसे वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है, आपसे बोला जा रहा है बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। क्या करें, आपको आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है भाई? बोलो भाई। तो आप यहाँ पर सबसे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएंगे, तो लैम्डा m इंटू टी इक्वल होने वाला है, किसके इक्वल होने वाला है? कांस्टेंट क्या? बी। तो मैक्सिमम रेडिएशन किसके करस्पॉन्डिंग होगा ये चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो b की वैल्यू थी 2.89 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2880। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, 28, मतलब ये अगर देखें तो ये कितना निकल रहा है, 2880 केल्विन, और नैनोमीटर में हमें लिखना है, नैनोमीटर 10 to the power 9 nanometer. 10 to the power 9 Yes. टू 10 to the power 9 कैसे हुआ? यही बन रहा है ना, ऑलमोस्ट ये 1 मान लेते हैं इसको। 10 to the power 6 है सर। 10 की पावर -6 कांस्टेंट क्या हुआ? सर, वेन कांस्टेंट की वैल्यू आपने अलग रखी है ना। क्या? सर विन कांस्टेंट की वैल्यू उसमें 2.88 10 पावर 6 दी है। 2.88 10 पावर 6। अरे नैनोमीटर में दी है ना बेटा, वो मैंने मीटर में ली हुई है, मैंने मीटर में लिखाया था, मीटर इनटू केल्विन, यूनिट देखो उसको। तो 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर, मतलब ये बन गया है 1000 नैनोमीटर, बन जाएगा? बोलो भाई। यस सर। 1000 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एमिशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पर आपको तुरंत यहाँ पर ये वाला ग्राफ सोचना है, जो अभी स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने देखा था। तो आपको क्या दिखेगा कि भाई इस ग्राफ में, जो हम इस तरह का ग्राफ बना रहे थे, इसमें जब आप 2 मतलब यहाँ पे देखें अगर, तो ये वेवलेंथ कितनी है, 1000, इधर वेवलेंथ चल रही है नैनोमीटर में, ठीक है, एंड इधर रिलेटिव मतलब करस्पॉन्डिंग
जो एमिशन है उसकी बात चल रही है। तो जब आप 2 नैनोमीटर का ब्रॉड 2 नैनोमीटर ब्रॉड आप अगर यहाँ पर बैंड ले रहे हैं इस पोजीशन पर, तो जो एरिया कवर हो रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना? बोलो। और वो कितना है? U3 है। मतलब ये जो एरिया आया ना, इस एरिया अंडर दिस कर्व, स्मॉल स्ट्रिप के अंडर में जो एरिया आया ना, वो है U2, वो है U2। ठीक है। देन जब आप यही बात कर रहे हो, आप जब यहाँ पर 499 से 500 के बीच में, तो 499 से 500 के बीच में यहाँ कहीं आएगा लगभग। तो इस केस में जो एरिया अंडर दिस कर्व आएगा ना, इतनी ही रेंज में, तो वो काफी कम है। मतलब U1 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? U1 क्या है? U2 से काफी कम है। बोलो, आपको बात समझ में आ रही क्या? बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ हमें देता है रेडिएंट एनर्जी। बोलो भाई, DE बाई डी लैम्डा इक्वल था ना इसके। तो जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? रेडिएंट एनर्जी मिल रही है उस डी लैम्डा वेवलेंथ की रेंज में। जो डी लैम्डा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, वो हमको यहाँ पे मिल रही है। तो U1 की वैल्यू U2 से काफी कम है। इसी तरह से जब आपको उससे ज्यादा की बात करो तो भी आपको ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप इस तरफ आओगे, समझ में आ रहा है क्या क्या दिखाया है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने ये 499 से 500 की रेंज ली हुई है। अब भाई ये वेवलेंथ यहाँ पर 499 है, यहाँ पर 500 है, ऐसा है कुछ। इसी तरह से यहाँ पर ये 1499 है, यहाँ पर क्या है? 1500 है। तो इस बार भी एरिया कमी होगा, दैट मीन U3 की वैल्यू भी कमी है U2 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बताओ भाई। ऑप्शन डी है केवल जो यहाँ पर करेक्ट है। U1 U3 जीरो तो नहीं होंगे, बट हाँ U2 से कम है, इसलिए ऑप्शन डी ही केवल है जो करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या क्या दिया है आपको? आपको बोला गया है कि भाई दो बॉडीज हैं A एंड B, बॉडी A एंड बॉडी B। इसकी एमिसिविटी 0.01 है और इसकी एमिसिविटी 0.81 है। बहुत डिफरेंस है ना? 81 टाइम्स ज्यादा है। आउटर सरफेस एरिया दोनों के सेम है, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ B दोनों सेम है। Then the two bodies emit total radiant power at the same rate। मतलब अगर देखें तो इसके लिए जो एमिसिव पावर है और इसके लिए जो एमिसिव पावर है वो तो सेम ही है, ये बोला गया है। With the wavelength lambda b corresponding to the maximum spectral radiance in the radiation from B। मतलब क्या बोला है? मैक्सिमम मतलब टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर तो डिफरेंट कुछ मान लिए मैंने कि इसका टेम्परेचर है TA, इसका टेम्परेचर है TB। तो अब जब टेम्परेचर डिफरेंट आप एज्यूम करोगे तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंस जो वेवलेंथ थी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, वो भी कुछ डिफरेंट एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लैम्डा A लैम्डा B मैंने कंसिडर कर लिया है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे? The maximum spectral radius in the radiation from B is shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radius in radiation from the A by 1.00 micrometer। That means lambda A और lambda B ये तो इक्वल दिया है, बट लैम्डा A और लैम्डा B में 1 माइक्रोमीटर का शिफ्ट है। लैम्डा A लैम्डा B से आगे या पीछे कितनी तरफ शिफ्ट हुई है ये तो आगे देखेंगे। अब लैम्डा A का टेम्परेचर आपको गिवन है ऑलरेडी, लैम्डा B का टेम्परेचर आपको दो ऑप्शन में बोला गया है कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, एज वेल एज वेवलेंथ बोली है ये हो सकती है क्या। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तीन ऑप्शन में लैम्डा B का टेम्परेचर की बात, मतलब बॉडी B के टेम्परेचर की बात हुई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे की पॉइंट दिख गया है कि भाई एमसीयू पावर दोनों की सेम थी। फर्स्ट के लिए आप लिखोगे सिग्मा E A T की पावर 4, सही लिखा है, ठीक है। दूसरे बॉडी के लिए लिखोगे सिग्मा E A T की पावर 4, सिग्मा तो सेम ही है। एमिसिविटी 0.01 है इस तरफ 0.81 है, तो मैंने
डेसिमल प्लेसेस हटा दिए। एरिया दोनों के सेम है, आपसे बोला गया है कि दोनों बॉडी के एरिया सेम है, तो एरिया सेम है इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। TA की पावर 4 और TB की पावर 4 इस तरफ बच रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे TA की वैल्यू कितनी आ गई भाई बताओ? 3 टाइम्स ऑफ TB, मतलब TB कितना 1/3 टाइम्स ऑफ TA। TA की वैल्यू आपको नोन थी, TA कितना था 5802 डिवाइडेड बाय 3, 1934 इज द वैल्यू ऑफ TB। बन जाएगा यहां तक? ठीक है, समझ गए क्या? टेम्परेचर B का ज्यादा है, टेम्परेचर B का ज्यादा है या A का ज्यादा है? तो आपको दिख रहा है A का टेम्परेचर ज्यादा है। अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, यही तो मतलब हुआ। तो लैम्डा A की वैल्यू लैम्डा B से कम है। समझ गए क्या आप? बताइए भाई। लैम्डा B माइनस लैम्डा A इक्वल होगा 1 माइक्रोमीटर के। इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, माइक्रोमीटर के टर्म में ही लिखा है मैंने, ऐसे ही लिख दिया यूनिट के साथ। ठीक है बेटा, लैम्डा B अगर आपको निकालना है तो लैम्डा B कितना हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा A। लैम्डा A को भी माइक्रोमीटर में ही अब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो लैम्डा A की वैल्यू होगी B/TA, है ना। ऑल्दो आप चाहो तो डायरेक्टली वीन्स कांस्टेंट लगा करके भी, मतलब आप अगर चाहो तो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? वही वीन्स लॉ लगा करके। तो लैम्डा B इक्वल होगा B/TB। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, लैम्डा B की भी वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाने वाली। ठीक है, ओके।